हाँ तो बच्चों देखिए, आज की क्लास हमारी फिर से वही चैप्टर संसाधन एवं विकास, और टॉपिक है हमारा आज का मृदा अपरदन। बच्चों, मृदा अपरदन का सीधा सीधा अर्थ है मिट्टी का कटना, मिट्टी का कटाव और फिर पानी या हवा के साथ उसका बहना। ये जो प्रक्रिया है, मिट्टी का कटना और हवा या पानी के साथ उसका फिर बहना, वहां से जगह छोड़ देना, यही प्रक्रिया मृदा का अपरदन कहलाती है, यानी कि मिट्टी का कटाव। अब बच्चों, मिट्टी का जो कटाव है ये कहीं ना कहीं भूमि को, पृथ्वी को कमजोर करता है, अनुपजाऊ करता है, उसे क्वालिटी में निम्नता लाता है। तो इसके जो कारण हो सकते हैं उन पर गौर करेंगे हम। इसके बाद उन कारणों को हटा करके इस अपरदन का संरक्षण किस तरह से किया जाए, किस तरह से इसको रोका जाए, उस पर विचार हम आज करेंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मृदा का अपरदन। मृदा का अपरदन हमने बताया था कि मिट्टी का कटाव। मृदा मीन्स मिट्टी। मिट्टी की ऊपरी परत का जब पानी के साथ कट करके बह जाना, जब वो बह जाती है, कट करके अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है या वहां से हट जाती है, तो इस प्रक्रिया को हमने मृदा अपरदन कहा है। कारण क्या क्या हो सकते हैं इसको बच्चों? अगर हम कारणों पर विचार करते हैं मृदा अपरदन के कारण, तो सबसे पहला कारण आता है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन, वनों की कटाई, वनों का अंधाधुंध कटना, पेड़ों का कटना। और ये पेड़ों का कटना जो है बच्चों, ये मिट्टी के कटाव में पूरी तरह से हेल्प करता है, क्योंकि पेड़ जब ज्यादा संख्या में उगते हैं, ज्यादा संख्या में पेड़ होते हैं, तो वो उसकी जड़ें जो होती हैं पेड़ की, वो पेड़ की जड़ें मिट्टी को मजबूत पकड़े रहती है। इस वजह से मिट्टी आसानी से अपनी जगह नहीं छोड़ती, उसका कटाव आसानी से नहीं होता। तो अंधाधुंध जंगलों की कटाई, पेड़ों की कटाई जो हो रही है बच्चों, वो कहलाता है वनोन्मूलन, और उसके कारण भी अपरदन होता है। दूसरा कारण है पशुचारण, और वो भी अति। अति मीन्स ज्यादा। अति पशुचारण, घास उगती है, घास को थोड़ा सा बड़ा होते ही पशु चर लेते हैं। तो जब घास अगर मजबूत पकड़ करके, मजबूत थोड़ी लंबाई ज्यादा हो जाएगी उसकी, तो वो मिट्टी को बहने से, मिट्टी को उड़ने से रोकती है। लेकिन जब हम ज्यादा मात्रा में पशुओं को चराते हैं, तो वहां पर घास पनप नहीं पाती या पेड़ पौधे पनप नहीं पाते, और इस वजह से भी मिट्टी का अपरदन, मृदा का अपरदन होता है। इसके बाद निर्माण व खनन, इसको हम बच्चों अलग अलग भी लिख सकते हैं कि निर्माण कार्य और खनन कार्य की वजह से भी मृदा अपरदन होती है। निर्माण कार्य से कैसे होती है देखिए, अगर हम मिट्टी को काट काट करके अपने घरेलू उपयोग के लिए लाते हैं, तो जब एक बार मिट्टी जो फिक्स जमी हुई है, अपनी पकड़ कर रखी है उसने, और उसको अगर हम खोद देते हैं, काट देते हैं मिट्टी को, तो वो अपनी जगह छोड़ देती है और उसकी पकड़ मिट्टी की कमजोर हो जाती है बच्चों। तो फिर वहां से, जहां से हमने मिट्टी खोदी है अपने घरेलू उपयोग के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, तो उस जगह से मिट्टी आसानी से पानी के साथ बह करके चली जाती है। तो निर्माण कार्य करने से भी, मिट्टी के काटने से भी, मिट्टी को खोदने से भी उस जगह से मिट्टी आसानी से हट जाती है, बह जाती है। इसको भी मृदा का अपरदन का एक कारण बताया गया है। फिर है खनन कार्य। पिछली कक्षा में बात की थी हमने खनन कार्य पर। खनन का मतलब बच्चों खान खोदना, धातु निकालने के लिए, कुछ चीजें, कोई भी चीज निकालने के लिए भूमि के अंदर से हम पहाड़ों को, पत्थर निकालने के लिए खोदते जा रहे हैं और एक सुरंग जैसा बनाए जा रहे हैं। और या फिर हम कहीं जमीन में
कुछ धातु निकालने के लिए गहरा उसमें खाई खोद देते हैं और फिर उसको हम ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, सब कोई इलाज हमारे दिमाग में नहीं आता है, नहीं करते हैं। तो ऐसे हालात में उस जगह से भी मृदा का अपरदन होना संभव होता है। पवन यानी कि हवा, हवा भी एक कारण है बच्चों मृदा के अपरदन का। हवा जो है ये भी मृदा अपरदन का एक प्रमुख कारण है कि हवा के साथ जब तेज हवा आती है तो मिट्टी बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो मृदा का एक जो अपरदन है इसका एक कारण एक हवा का तेज गति से चलना भी एक उसका कारण हो सकता है। हिम नदी, हिमालय से बर्फ पिघल करके बच्चों जो पहाड़ों में से होकर के पानी बहता है, जो अपना रास्ता बना लेता है, जो नदी बना लेता है, तो उनको अवनलिकाएं भी कहा जाता है। तो ऐसे जब हिम नदी बह करके आती है वो अपने साथ मिट्टी को काटते हुए लेकर के आते हैं। इतनी गति से वो पानी ऊपर से बह करके आता है कि वो भी अपने साथ मिट्टी को बहा करके काट करके लेकर के आता है और वो मैदान में लाकर उसको छोड़ता है। तो हिमनदी जो है वो भी एक मृदा के अपरदन का मुख्य कारण बनता है। बाढ़ या जल का बहाव, बाढ़ हो या जल का बहना हो वो भी मिट्टी के कटाव में सहयोग देता है। अगर बाढ़ आ रही है, पानी बह रहा है तेज गति से, तो अपने यहाँ की मिट्टी उस पानी के साथ बह करके उसकी ऊपरी परत यहाँ से बह करके कहीं और जगह आगे जाकर के वो रुक जाती है और फिर वहां से मिट्टी आगे जाकर और आगे जाकर रुक जाती है। तो इस प्रकार में जो प्रक्रिया होती है वो बाढ़ की प्रक्रिया के साथ में मिट्टी का बहना भी एक सामान्य सी बात है कि पानी बहेगा तो मिट्टी को लेकर के साथ में बहेगा, इसलिए इसको भी एक मृदा अपरदन का कारण बताया गया है। तो बच्चों ये हो गए मृदा के अपरदन के कारण। अब इसके संरक्षण के उपाय कि कैसे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए बच्चों हमें उसके कारणों पर अंकुश लगाना होगा। जो कारण है, जो कारण नजर आ रहे हैं हमको, कहीं ना कहीं उनका समाधान अगर हम कर सकें तो हम मृदा के अपरदन को रोकने में कामयाब आसानी से हो जाएंगे। सबसे पहला जो है सामान्य सबसे कारगर जो है वो है वनारोपण। अगर हम अधिक से अधिक संख्या में वन रोपें, वन का बढ़ावा दें, वन को पेड़ पौधे लगाएं अधिक मात्रा में, जिस संख्या में हम पेड़ पौधे काट रहे हैं उससे कई गुना फालतू अगर हम पेड़ पौधे लगाएं तो इस प्रकार की प्रक्रिया वनारोपण कहलाती है और ये हमारे मृदा अपरदन को रोकने में कामयाब पक्का जरूर होगी। तो हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। उसके बाद है खनन पर नियंत्रण। खनन पर नियंत्रण, जो खनन कार्य किए जा रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में, उन खनन कार्यों पर भी सरकार का नियंत्रण होना चाहिए जिससे कि मृदा के अपरदन को आसानी से रोका जा सके, उसमें कमी जरूर आएगी। इसके बाद बच्चों रक्षक मेखला, हमने कल भी बात की थी इस पर पिछली क्लास में। रक्षक मेखला क्या होती है? एक कतार में, एक लाइन में जब एक जैसे पेड़ लगा करके मिट्टी के कटने से, मिट्टी के कटाव को रोका जाता है तो उस प्रकार की श्रृंखला को, पेड़ों की श्रृंखला को हम रक्षक मेखला कहते हैं। नजदीक नजदीक पेड़ लगा दिए जाते हैं एक कतार में जिससे कि मिट्टी का कटाव वहां से होकर के आगे ना जा सके, इसी को हम रक्षक मेखला कहते हैं। अपने जैसे मान लो खेत है, खेत के चारों ओर हमने पेड़ पौधे लगा दिए, आपने देखे होंगे लगे भी होते हैं पेड़ पौधे। उसका एक कारण यही होता है कि मिट्टी कट करके आगे हमारे खेत से बाहर ना जाए। इसके बाद सीढ़ीनुमा खेत। तो सीढ़ीनुमा खेत के बारे में आपने सुना होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब ढलान जहां पर होती है, अब उस ढलान में अगर खेती करेंगे तो ढलान में, पहाड़ों में खेती कैसे संभव है? तो कई बार क्या होता है, अगर ढलानों में अगर हम इस तरह से जुताई करते हैं इस तरीके से, तो वहां से पानी आसानी से बह करके उन नलिकाओं में से, अब नलिकाओं में से मिट्टी का कटाव आसानी से कर देता है। तो हमें इस तरह से जोत नहीं लगानी चाहिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में, बल्कि हमें इस तरह से ऐसे उसमें जोत लगाएंगे। अगर मान लो इसमें ऐसी जोत लगाएंगे हम, मान लो ऐसे, तो इस तरह से जो क्यारियां बनेंगे हमारी,
ये क्यारियां एक सीढ़ी जैसे नजर आती है, दूर से देखेंगे तो। एक यहाँ रोक बना दिया, एक छोटा सा खेत यहाँ बना दिया, एक छोटा खेत यहाँ बना दिया। इस तरह से ऊपर नीचे जब हम खेत बनाएंगे, छोटे छोटे खेत बनाएंगे, तो इसको हम सीढ़ीनुमा खेती कहते हैं। इससे क्या फायदा होगा बच्चों कि आसानी से मिट्टी का कटाव नहीं होता। अगर मिट्टी कट करके यहाँ आ गई तो यहाँ रुकने की संभावना पूरी बन जाती है। अगर यहाँ से भी कट करके नीचे आ गई तो यहाँ रुकने की संभावना बन जाती है। तो मिट्टी को रोकने में ये मददगार होती है सीढ़ीनुमा खेती। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में इसी वजह से सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। अब इसके बाद घास की पट्टियां बनाकर, ये क्या होता है बच्चों, अगर मान लो हमारा खेत है, उस खेत में हम उसको छोटी छोटी सोपानों में बांट दें, छोटी छोटी क्यारियों में बांट दें और उस क्यारियों के चारों ओर घास की पट्टी लगा दें, तो वो घास की पट्टी मिट्टी के कटाव को रोकती है। घास की पट्टी जो लगाएंगे चारों तरफ, उस घास की पट्टी की वजह से मिट्टी का कटाव की मात्रा कम हो जाती है। तो इसलिए हम घास की पट्टी लगा करके भी मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। तो ये भी एक उसका उपाय है। इसके बाद बच्चों कुछ नए शब्द है हमारे पास में, जिसको बोलते हैं उत्खात भूमि। उत्खात भूमि ये क्या होती है, देखो पहाड़ों में जो ढलान वाला क्षेत्र होता है, जहां लंबी लंबी गहरी गहरी खाइयां बनी होती है बच्चों, ऊपर से हिम नदी बह करके जो आती है, पानी जो बह करके आता है वो अपना रास्ता बना लेता है, खाई जैसे रूप दे देता है उसको। उस खाई जैसे क्षेत्र में उसको जोतना आसान नहीं होता, उसमें जोत लगाना, खेती करना आसान नहीं होता। तो जिस भूमि पर हम उसमें ऐसे क्षेत्रों पर जोत नहीं लगा पाते, उसकी जुताई नहीं कर पाते, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती, इसे ही हम उत्खात भूमि कहते हैं। उसे ही हम उत्खात भूमि कहते हैं। इसके साथ साथ ये देखेंगे एक नई चीज, इसमें बहता हुआ जल मृतिका युक्त मृदा को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। जब पहाड़ से ऊपर से पानी बह करके आता है, तो मैं बता रहा था कि गहरी खाई बन जाती है, रास्ता बनाता है पानी अपना, तो मिट्टी को काटते हुए आगे बढ़ता है। तो मिट्टी कटाव से पहाड़ों में बहुत बड़ी खाई बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं वाहिका। वाहिकाएं बनाते हैं, इन वाहिकाओं को ही अवनलिका कहा जाता है। क्या कहते थे उनको? अवनलिकाएं कहते हैं उन खाइयों को। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ, और इसमें मृदा वाला जो चैप्टर टॉपिक है उसको भी मैं करा दूंगा, वो मैं आपको नोट्स भेजूंगा। और ये चैप्टर हमारा आज पूरा हुआ। धन्यवाद।